रॉबिन्स की। फिर हमने इकोनॉमिक्स की नेचर पे बात करी थी कि क्या इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस के अंदर आती है या आर्ट्स के अंदर आती है। नहीं नहीं सही है, ठीक है जी। फिर हमने बात करी थी कि क्या इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है, तो ये हमारी डिस्कशन रही थी थ्रू आउट। आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन से। यहाँ तक की स्लाइड हमने डिस्कस कर ली थी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रिवॉर्ड्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इन सब पे हमने बात कर ली थी। आज हमने डिस्कस करना है जो पहला कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन। ठीक है जी। सबसे पहले तो हम गुड्स की जो है वो डेफिनेशन देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स में गुड्स किसे कहते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं कि गुड्स रेफर टू द प्रोडक्ट्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स और वांट्स एंड प्रोवाइड यूटिलिटी। गुड्स किसे कहते हैं इकोनॉमिक्स में, हम उन प्रोडक्ट्स को कहते हैं जो कि ह्यूमन नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं और हमें कोई ना कोई यूटिलिटी दे रहे होते हैं। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब होता है यानी कोई चीज़ आपके लिए कोई यूज़फुल हो, ठीक है, उससे आपको कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा हो तो आप कहते हैं कि भाई इस चीज़ में यूटिलिटी है मेरे लिए, ठीक है ना, फ़ायदेमंद है मेरे लिए, ठीक है, बेनिफिट दे रही है आपको कोई। तो गुड्स हम किसी भी ऐसी प्रोडक्ट को इकोनॉमिक्स में कहते हैं जो कि हमारी नीड यानी हमारी किसी ज़रूरत और हमारी ख्वाहिश को पूरा कर रही हो और हमें यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही हो। जैसे हम कुछ खाते पीते हैं तो हमें यूटिलिटी मिलती है ना उससे, ठीक है ना, हमारी ज़रूरत पूरी होती है खाने की। तो इसी तरीके से हम गुड्स की डेफिनेशन को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो कैटेगरीज़ यहाँ पे हैं गुड्स की, वो आपको यहाँ पे 5 टाइप्स दिखेंगी जो उन्होंने डिफ़ाइन करी हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन। कि भाई अगर हम गुड्स को कैटेगराइज करें ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन तो हमारे पास 5 टाइप्स आ जाती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 आपके पास आ जाता है मैरिड गुड्स। मैरिड गुड्स किसे कहते हैं? मैरिड गुड्स उन गुड्स को कहते हैं जो कि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ क्रिएट करते हैं। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ क्रिएट करते हैं, इसका क्या मतलब है ये अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। लेकिन अगर हम इस पूरी डेफिनेशन को पढ़ें और पढ़ के हम एक आइडिया निकालने की कोशिश करें कि भाई मैरिड गुड्स का मतलब क्या होगा, तो भाई कह रहे हैं कि मैरिड गुड्स क्रिएट positive externalities and contribute significantly to the social welfare. These goods assumed to be socially desirable. These may be underconsumed and even underproduced by way of the prevailing market mechanism. तो थोड़ा सा अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि हमें कुछ टर्म्स को छोड़ के क्या आइडिया मिल रहा है मैरिड गुड्स किसे कहते होंगे, तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया ये हो रहा है कि भाई मैरिड गुड्स कह रहे हैं कोई ऐसे गुड्स हैं जो कि सोशल वेलफेयर में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी सोसाइटी के लिए अच्छे हैं। क्या बोल रहे हैं? दीज गुड्स आर एज्यूम टू बी सोशली डिज़ायरेबल, यानी सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से ये गुड्स क्या है? डिज़ायरेबल है, ठीक है ना, सोशल वेलफेयर में बहुत सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं ये। लेकिन हमें कुछ टर्म्स यहाँ पे समझ में नहीं आ रही क्योंकि ये कुछ थोड़ी सी ऐसी टर्म्स लिखी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैरिड गुड्स क्रिएट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़। तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी से क्या मतलब है, इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखें, एक कॉन्सेप्ट है एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी का क्या मतलब है? एक्सटर्नैलिटी का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसका इफेक्ट थर्ड पार्टी पे आ रहा हो। थर्ड पार्टी से हमारा क्या मतलब है? थर्ड पार्टी से हमारा मतलब ये है कि भाई जब भी कोई एक्टिविटी होती है तो उसके कुछ जो लोग हैं उस एक्टिविटी से वो डायरेक्ट रिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका उस एक्टिविटी से डायरेक्टली कोई भी कनेक्शन नहीं होता। अगर उनका भी उस एक्टिविटी की वजह से कोई इफ़ेक्ट आ रहा है तो हम उसे कहते हैं कि भाई ये एक्टिविटी एक्सटर्नल इफेक्ट क्रिएट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करें कि भाई एक फैक्ट्री लगी हुई है, ठीक है ना। अब वो फैक्ट्री जो है वो फ्यूल के तौर पे जो है ना वो कोयले को यूज़ कर रही है, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। अच्छा, अब उस फैक्ट्री से जो लोग डायरेक्टली किसी तरीके से भी कनेक्टेड नहीं है, यानी वो फैक्ट्री अगर कोई केमिकल प्रोड्यूस कर रही है, कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रही है, वो लोग जो ना उसके बायर्स हैं ना उसके सेलर्स हैं, जिनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है उस फैक्ट्री के साथ ना उसकी प्रोडक्ट के साथ,
उन पर भी उस एक्टिविटी का इफेक्ट आ रहा है। और वो क्या इफेक्ट आ रहा है? वो नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है कि जिन लोगों का उस फैक्ट्री से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, ना वो उसके बायर हैं ना वो उसके सेलर्स हैं, लेकिन क्योंकि वो फैक्ट्री एयर पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पूरी सोसाइटी पे एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है उस एक्टिविटी का। तो हम बोलेंगे कि भाई ये एक्टिविटी एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर रही है। इसी तरीके से होता है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, ठीक है ना, यानी कोई ऐसी एक्टिविटी जिसका पॉजिटिव इफेक्ट सोसाइटी पे आ रहा हो, ठीक है ना, एक ऐसी एक्टिविटी जिसका इफेक्ट उन पर भी आ रहा हो जिनका डायरेक्ट उस एक्टिविटी से कोई कनेक्शन ना हो, ठीक है ना। अच्छा, ये वाली जो बात है ना कि ऐसी एक्टिविटीज़ कह रहे हैं कि अक्सर क्या हो जाती हैं अंडर कंज्यूम, यानी अंडर कंज्यूम का मतलब जितनी कंज्यूम होनी चाहिए उससे कम कंज्यूम हो पाती हैं, और इसी वजह से वो अंडर प्रोड्यूस्ड होती हैं। जब उनको कंज्यूम कम किया जाएगा तो प्रोड्यूस भी कम किया जाएगा। अगर हम उनको मार्केट मैकेनिज़्म पे छोड़ दें, इसका क्या मतलब है? कह रहे हैं अगर, मैं अभी आपको मिसाल से फिर ये बात समझाती हूँ, अगर ऐसी एक्टिविटी जिनको वो मेरिट गुड्स कह रहे हैं, ऐसे गुड जिनको वो मेरिट गुड्स कह रहे हैं जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करते हैं, सोसाइटी के लिए अच्छे गुड्स हैं, अगर हम उनको मार्केट पे छोड़ दें, मार्केट किसे कहते हैं? जहाँ डिमांड और सप्लायर्स के इंटरेक्शन से जो है वो एक क्वांटिटी डिसाइड होती है कि भाई ये क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी। अगर हम उनको मार्केट मैकेनिज्म पे छोड़ दें, वो कह रहा है, तो ऐसी चीज़ें जितनी कंज्यूम होनी चाहिए उतनी कंज्यूम नहीं हो पाएंगी और ना ही उतनी प्रोड्यूस हो पाएंगी। अब इसकी मिसाल ले लेते हैं, जैसे कि कह रहे हैं कि मेरिट गुड्स में हम क्या लेते हैं? एजुकेशन। अब एजुकेशन को मेरिट गुड्स क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करती है। एजुकेशन से एक एक्सटर्नल इफेक्ट कैसे क्रिएट हो रहा है? तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि जो बंदा एजुकेशन हासिल करता है उसको तो एजुकेशन से फ़ायदा हो ही रहा है, लेकिन जितने ज़्यादा लोग एजुकेटेड होंगे उसका उतना पॉजिटिव इफ़ेक्ट पूरी सोसाइटी पर आएगा, ठीक है ना। अब यानी उन लोगों पर भी आएगा जिनका उसकी एजुकेशन से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये एजुकेटेड बंदा होगा तो ज़ाहिर है उसको उसकी हर चीज़ जो है वो तरीके की होगी, उसको लॉ के बारे में पता होगा, ठीक है ना, उसको पता है कि भाई क्या चीज़ सही है क्या गलत है, ठीक है ना। तो उसके फिर उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, ठीक है, स्किल्ड होगा वो, ठीक है ना, बेहतर काम करना जानता होगा। तो ये सारे जो हैं वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं जो पूरी सोसाइटी पर पड़ेंगे। अच्छा, अब एजुकेशन को अगर हम मार्केट मैकेनिज़्म पे छोड़ दें, यानी आप एजुकेशन के मामलात में अगर हम गवर्नमेंट का रोल हटा दें, तो क्या होता है? भाई जिन लोगों के पास पैसा है, जो लोग इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो चलो एजुकेशन दिलवाएंगे बच्चों को, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो अपना बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस करते हैं और फिर वो सोचते हैं कि यार बच्चे को स्कूल भेजने से बेहतर ये नहीं है कि हम किसी जगह बिठा दें और वहाँ से कुछ पैसे आए हमारे पास। स्कूल भेजेंगे, फ़ी भी देनी पड़ेगी, फिर हमें बदले में कुछ मिलेगा भी नहीं, ठीक है ना, एक कॉस्ट है जो हमें बेयर करनी पड़ेगी एक टाइम तक। और इन सारी चीज़ों को सोचते हुए वो डिसाइड करेंगे कि यार बच्चे को स्कूल नहीं भेजते। अच्छा, जब वो ये चीज़ें सोच रहे हैं तो वो इसका फ़ायदा उस बच्चे को एजुकेशन दिलाने का फ़ायदा या उसका नुकसान ना दिलाने का वो अपने तक सोच रहे हैं, ठीक है ना। वो अपने तक लिमिट करके सोच रहे हैं कि भाई अगर ये एजुकेशन हासिल करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या फ़ायदा होगा, और अगर ये मतलब ये पढ़ लिख जाएगा चलो शायद आगे कोई अच्छी जॉब मिल जाए, थोड़ा अच्छा कमा ले, या अगर ये नहीं एजुकेशन हासिल करता तो इसको क्या नुकसान हो सकता है या हमें क्या नुकसान हो सकता है। वो ये नहीं सोचेंगे ऑब्वियसली कभी भी कि इसका सोसाइटी पर क्या पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है अगर हम इस बच्चे को एजुकेशन हासिल करवाएं, या क्या नेगेटिव इफेक्ट आएगा अगर हम इस बच्चे को एजुकेशन ना दिलवाएं। तो एक इंडिविजुअल जब भी कोई डिसीजन लेता है तो अपने बारे में सोचता है, ना कि सोसाइटी के बारे में सोचे। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनका इफेक्ट सोसाइटी पर आ रहा है, पूरी सोसाइटी पर। इसका इफेक्ट सिर्फ उस इंडिविजुअल तक महदूद नहीं है, इसका इफेक्ट पूरी सोसाइटी पर आ रहा है। लेकिन एक इंडिविजुअल क्योंकि सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए डिसीजन लेगा तो इस वजह से वो हो सकता है अंडर कंज्यूम करे, यानी उसको कंज्यूम ना करे, एजुकेशन ना दिलवाए कि भाई कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी, ठीक है ना। इसी वजह से ऐसी चीज़ों में गवर्नमेंट का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है,
ठीक है। और आपको दिखता है कि क्योंकि गवर्नमेंट पूरी सोसाइटी के बारे में सोच रही है, गवर्नमेंट पूरी सोसाइटी के वेलफेयर को बढ़ाने की कोशिश करती है, तो गवर्नमेंट को पता है कि एजुकेशन सोशल वेलफेयर में कितनी इम्पॉर्टेंट है और कितना कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है ना, और क्या कितना ज़्यादा इसका इफेक्ट पूरी सोसाइटी पर पड़ता है। इस वजह से गवर्नमेंट जो है, प्राइवेट इदारे तो अपनी जगह हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने अपने कॉलेजेस, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ भी बनाए हुए हैं उन लोगों के लिए जो कि कॉस्ट को देखते हुए जो है वो एजुकेशन में नहीं, जो है ना वो एजुकेशन सेक्टर में अपने बच्चों को नहीं जो है ना वो फैसिलिटीज़ अवेल करने देते, क्योंकि भाई कॉस्ट आएगी उसकी एक, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ भी एक मैरिड गुड है। भाई कैसे, मेरी हेल्थ अच्छी हो या ना, उसका सिर्फ मुझे ही फ़ायदा होगा, हमें ऐसा लगता है, नहीं, इसका फ़ायदा जो है वो दूसरे लोगों तक भी होगा। कुछ चीज़ें तो भाई चलो उस सिनेरियो से नहीं सोचे, अगर सिर्फ हम एक कॉमन सिनेरियो से सोचें तो हम ये देख सकते हैं कि भाई अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी नहीं होगी, तो आपका इफेक्ट आप तक महदूद नहीं रहेगा, पूरी इकोनॉमी के नेशनल आउटपुट पे आएगा। अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ किसी कंट्री में अच्छी नहीं है तो वहाँ के लोग अगर हेल्दी नहीं होंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी नहीं होगी और उसका इफेक्ट बिल्कुल डायरेक्टली पूरी इकोनॉमी पर पड़ेगा। तो हेल्थ भी एक मैरिड गुड है। और अगेन हेल्थ सेक्टर में भी आपको दिखता है कि प्राइवेट इदारों के साथ साथ जो है वो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, गवर्नमेंट भी मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि ये चीज़ इकोनॉमी के लिए कितनी ज़रूरी है और इकोनॉमिक के सोशल वेलफेयर में कितना कंट्रीब्यूट करती है। इसी तरीके से हमारे पास पार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, ये भी मैरिड गुड्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हैं, तो पूरी सोसाइटी पर ही जो है वो इनडायरेक्टली एक इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो इनमें भी आपको गवर्नमेंट का रोल दिखेगा, ठीक है ना। तो ये मैरिड गुड्स है। आई होप की बात क्लियर हुई होगी कि मैरिड गुड्स किसे कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं डी मैरिड गुड्स। डी मैरिड गुड्स समझना बहुत आसान है, मैरिड गुड्स में थोड़ा टाइम लगता है समझने में, लेकिन जब आप मैरिड गुड्स समझ लेते हैं तो डी मैरिड गुड्स भी इजीली समझ में आ जाते हैं, क्योंकि वो उसका ऑपोजिट है। डी मैरिड गुड्स कौन से गुड्स हैं? जो कि सोसाइटी के लिए बैड कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है ना, और जिनकी कंजम्पशन से एक इनडायरेक्ट नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट हो रहा होता है। जैसे कि भाई हम बात करते हैं सिगरेट की, तो अगर हम सिगरेट की बात करें तो जो बंदा स्मोक कर रहा है, ठीक है ना, नुकसान सिर्फ उस तक लिमिट नहीं कर रहा, हालांकि वो अपना फ़ायदा नुकसान देख रहा है और उसके बेस पर वो डिसाइड कर रहा है कि मैंने स्मोकिंग करनी है या नहीं करनी। लेकिन वो अगर ये सोचना शुरू कर दे कि भाई इससे जो नुकसान होगा सिर्फ मुझ तक लिमिट नहीं करता, वो नुकसान मेरे सराउंडिंग के लोगों को भी होगा, ठीक है ना, तो हो सकता है कि वो अपना डिसीजन चेंज कर ले। लेकिन क्योंकि एक इंडिविजुअल सिर्फ अपने आप को देखते हुए डिसाइड करता है, तो वो भाई डिसाइड करता है कि मैं ये चीज़ कंज्यूम करूँगा। इसी वजह से ये चीज़ें जितनी कंज्यूम होनी चाहिए उससे ज़्यादा कंजम्पशन हो रही होती है इनकी, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ऐसी चीज़ों में भी आपको गवर्नमेंट का रोल दिखेगा। जैसे कि जो मैरिड गुड्स में हमने देखा कि गवर्नमेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही होती है, सब्सिडाइज्ड रेट पे एजुकेशन दे रही है ताकि हर कोई एजुकेशन हासिल करे। यहाँ क्या दिख रहा है? टैक्सेस दिख रहे होते हैं। ऐसी चीज़ों पे गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है, सब्सिडी नहीं प्रोवाइड करती, क्योंकि इनकरेज नहीं करना, डिस्करेज करना है कंजम्पशन को, तो क्या करेगी? टैक्स लगाएगी, ताकि जो है वो लोग जो हैं ऐसी चीज़ों की कंजम्पशन को क्या कर दें? कम कर दें, क्योंकि ये चीज़ें क्या क्रिएट करेंगे? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, यानी जिनका इस एक्टिविटी से डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं है। अब आप देखें कि अल्कोहल के, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुस्लिम कंट्री है तो हमारे तो जो है ना ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन जहाँ ये कॉन्सेप्ट है वहाँ आप देखो कि अल्कोहल की कंजम्पशन से क्या इफ़ेक्ट आ रहा होता है। अक्सर आप देखते हैं भाई एक्सीडेंट हो गए हैं, ठीक है, और दीगर मसले मसाइल, क्योंकि भाई साइकोलॉजिकल वे में भी इसका बहुत इफेक्ट आता है, आपके बिहेवियर पे इफेक्ट आता है, तो बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट जो है इसके आ रहे होते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं भाई ये वो चीज़ें हैं जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर रही हैं और सोसाइटी के लिए अच्छी कंसिडर नहीं की जाती, ठीक है ना। अच्छा जी, मुझे प्लीज़ बताइएगा उरूज, आयशा, आरती, अमन के आप लोगों को मैरिड और डी मैरिड गुड्स क्लियर हो गए हैं? ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। चलें अब आते हैं आगे। जज़ाकल्लाह।
अच्छा, मेरिट और डीमेरिट गुड्स के बाद हमारे पास जो थर्ड टाइप आती है वो है पब्लिक गुड्स। अच्छा, पब्लिक गुड्स जो है वो पढ़ते साथ हमारे जहन में दो बातें आनी चाहिए। पहली चीज़, क्योंकि हम उसको पब्लिक गुड कह रहे हैं तो वो ऐसी चीज़ होगी जो सारे लोगों के लिए होगी, ठीक है ना, पब्लिक, पूरी पब्लिक के लिए है ना। पब्लिक गुड से एक सेंस ये डेवलप हो रहा है कि सबके लिए है, किसी खास किसी के लिए नहीं है, सबके लिए है, ठीक है ना। दूसरा, पब्लिक गुड से एक और बात जो हमारे जहन में आनी चाहिए वो ये कि ये वो चीज़ें होंगी जिनको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होगी, ठीक है ना। तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि पब्लिक गुड्स किन गुड्स को हम कहते हैं। पब्लिक गुड्स आर रीडली अवेलेबल टू ऑल द पीपल इन अ सोसाइटी। जैसे कि हमने कहा कि उसकी टर्म यही बता रही है कि ये वो चीज़ें हैं जो सोसाइटी में हर किसी के लिए अवेलेबल हैं एक साथ, ठीक है ना। दीज गुड्स इंजॉय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन राइवलरी एंड नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी। कह रहे हैं ये वो गुड्स हैं जिनमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, और ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कौन से दो कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं? नंबर 1 नॉन राइवलरी, नंबर 2 नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी। हमें कुछ समझ भी नहीं आया कि इन दोनों का क्या मतलब है, लेकिन हमने पढ़ लिया, ठीक है। हमने बोला चले इन पे बाद में आते हैं, पहले आगे की बात देखेंगे कि आगे की बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। कह रहे हैं अ पब्लिक गुड इज नॉट ओनली रीडली अवेलेबल टू द पीपल बट इट इज ऑल्सो इम्पॉसिबल टू हैव एनीवन एक्सक्लूडेड इन द कम्युनिटी फ्रॉम एंजॉइंग दीज गुड्स। कह रहे हैं पब्लिक गुड्स ना सिर्फ हर किसी के लिए अवेलेबल हैं, बल्कि अगर आप चाहें कि पब्लिक गुड्स की कंजम्पशन से आप किसी को एक्सक्लूड कर दें, किसी को निकाल दें कि वो उन गुड्स को एंजॉय ना कर सके, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, यानी एक्सक्लूजन पॉसिबल नहीं है। यानी एक ऐसी गुड जिसको हर कोई कंज्यूम कर रहा है, और अगर आप चाहें कि भाई फला बंदा इसको जो है इसका बेनिफिट हासिल ना करे तो आप ऐसा नहीं कर सकेंगे, आप उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। इसी वजह से आपने देखा कि भाई उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक जो हमने यहाँ पे मेंशन करी है वो क्या है? नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी, यानी ऐसी चीज़ जिसकी कंजम्पशन से आप किसी को एक्सक्लूड ना कर सके, नहीं निकाल सकें चाहते हुए भी। साथ ही साथ इसमें दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नॉन राइवलरी। अब देखिए ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, इसको पहले हम पॉजिटिव सेंस में देखते हैं। अच्छा, एक टर्म है नॉन राइवलरी। नॉन राइवलरी समझने से पहले अगर आपको राइवलरी मतलब पता है तो नॉन राइवलरी भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, राइवलरी छोड़ें, सिर्फ राइवल का मतलब तो हर किसी को यूजुअली पता होता है। राइवल की जो टर्म है वो कॉम्पिटिटर के लिए यूज़ होती है, कंपटीशन के सेंस में यूज़ होती है कि भाई हम कहते हैं ये मेरी राइवल फॉर्म है, यानी ये मेरा कॉम्पिटिटर है जिससे मेरा मुकाबला है, ठीक है ना। तो कंपटीशन के सेंस में ये टर्म यूज़ हो रही होती है। किसी चीज़ की कंजम्पशन अगर राइवल है तो राइवल का मतलब ये होता है कि हर कोई उससे बेनिफिट नहीं ले सकता, ठीक है ना। जो बंदा उसको फॉर एग्जांपल परचेज कर रहा है, सिर्फ उसका बेनिफिट सिर्फ उसी तक पहुंचेगा। ऐसे नहीं कि एक बंदे की के साथ साथ सबको ही बेनिफिट मिल रहा है, नहीं। राइवलरी यानी इन कंजम्पशन कंपटीशन है कि हर किसी को उसका बेनिफिट नहीं मिल सकता। तो नॉन राइवलरी उसका क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा। यानी कंजम्पशन के अंदर किसी चीज़ की कंजम्पशन के अंदर अगर कोई राइवलरी नहीं है, कोई कंपटीशन ही नहीं है, यानी वही बात हो गई कि हर किसी तक उसका बेनिफिट पहुंच रहा है, तो हम बोलेंगे कि भाई इसकी कंजम्पशन नॉन राइवल है। इसी तरीके से भाई अगर किसी चीज़ में कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है एक्सक्लूडिबिलिटी की, तो इसका मतलब क्या है कि भाई एक्सक्लूजन इज़ पॉसिबल। आप अगर सेलर चाहे तो किसी बंदे को रोक सकता है इसकी कंजम्पशन से, ठीक है ना। तो नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी उसका ऑपोजिट हो जाएगा, यानी अगर आप ना रोक सकें किसी को कंजम्पशन से या उस चीज़ के बेनिफिट इंजॉय करने से, तो हम बोलेंगे भाई फलां चीज़ में नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है। चले आप इसको एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं किसमें? पब्लिक गुड्स में। आप कह रहे हैं पब्लिक गुड्स की आप मिसाल ले लें, जैसे कि हम एग्जाम्पल में लेते हैं डिफेंस, ठीक है। जो नेशनल डिफेंस सिस्टम है आपका, ये पब्लिक गुड की मिसाल है।
भाई ये जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है आपके पास, जो आप इंजॉय कर रही हैं, ये सिर्फ आप नहीं इंजॉय कर रहे, ये इकोनॉमी में रहने वाला हर बंदा इंजॉय कर रहा है। ठीक है, मुल्क का एक डिफेंस सिस्टम है भाई, फौज है, बॉर्डर्स पे खड़ी हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं। ठीक है ना, ये जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है और प्रोटेक्शन है, ये मुल्क में रहने वाले हर बंदे को हासिल है। तो इसका बेनिफिट इक्वली सबको मिल रहा है, किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं मिल रहा। और ठीक है, और ना ही आप इस बेनिफिट को एंजॉय करने से किसी को एक्सक्लूड कर सकते हैं। जो भी इस मुल्क में रहेगा उस सबको उसका बेनिफिट पहुंचेगा, तो एक्सक्लूजन इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। अब अगर ये चीज़, सब पब्लिक गुड्स ऐसे गुड्स हैं जिनको गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। जैसे हमने मेरिट गुड्स देखा ना, मेरिट गुड्स में हमें प्राइवेट का भी रोल देखा कि भाई ये वो चीज़ें जो प्राइवेट सेक्टर भी दे रहा है और पब्लिक सेक्टर भी की तरफ से भी आपको मिल रही हैं। पब्लिक गुड्स वो गुड्स हैं जिनको प्योरली गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। ठीक है ना, 99% जो है उनको गवर्नमेंट ही, क्योंकि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का उसको प्रोवाइड करने में कोई बेनिफिट नहीं है। लेट्स से अज्यूम करें कि भाई एक कोई प्राइवेट कंपनी है जो कहती है हम अपना इकोनॉमी का जो डिफेंस सिस्टम है वो हम बनाएंगे। ठीक है ना, पहली चीज़ जो ज़रूरी है, मैं मिसाल के तौर पे आपको बता रही हूँ, वो क्या कि भाई लोगों से रिसीव करना है ना, कि भाई अब एक कॉस्ट है उसकी, तो उस कॉस्ट को कवर करने के लिए आप लोगों से एक फ़ी चार्ज करोगे। अब इसका आपको क्या लगता है, इसका क्या इफेक्ट आएगा? इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से पब्लिक गुड्स गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर पाती है। वो प्रॉब्लम होती है फ्री राइडर प्रॉब्लम। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप इसको सुन लें। फ्री राइडर यानी मुफ्त में हर कोई चाहेगा इस फैसिलिटी को अवेल करना। कैसे? जैसे अब वो कंपनी किसी के पास जाती है, बोलती है भाई हम हर किसी से ये फ़ी ले रहे हैं क्योंकि हम ये नेशनल डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं। तो वो बंदा सोचेगा कि यार अगर मैं नहीं भी पे करता तो मेरे ना पे करने से कोई ख़ास इफ़ेक्ट तो आएगा नहीं, बाकी सब पे करेंगे, एक दफ़ा फैसिलिटी दे दी गई तो मुझे कोई एक्सक्लूड नहीं कर सकता। हर कोई यही सोचेगा, जिसकी वजह से कोई भी पे नहीं करेगा और ये फैसिलिटी प्रोवाइड ही नहीं हो पाई, क्योंकि हर कोई इस तरीके से ही सोचेगा ना कि भाई मैं अगर नहीं भी देता, क्योंकि नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक है ना, एक दफ़ा ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई तो मुझे कोई निकाल ही नहीं सकता। ठीक है ना, जिसकी वजह से ये चीज़ गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर पाती। गवर्नमेंट आपसे कैसे लेती है? टैक्सेस के थ्रू। ठीक है ना, टैक्सेस के थ्रू वो फोर्सफुली जो है वो आपसे सारी ये जितने भी पब्लिक गुड्स हैं जो उनकी प्रोविज़न कर रही होती है गवर्नमेंट, उसका वो ले लेती है टैक्सेस के थ्रू। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे स्ट्रीट लाइटनिंग फैसिलिटी आ जाती है। अब भाई जो आपके इलाके में स्ट्रीट लाइटिंग फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, अक्सर लोकल गवर्नमेंट जो म्यूनसिपल वो का होती हैं वो आपको ये फैसिलिटी दे रही होती हैं। अच्छा, इसमें भी नॉन राइवलरी और नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि एक दफ़ा आपके इलाके में स्ट्रीट लाइट्स लग गई, अब उसका फ़ायदा किसी 1 2 3 4 5 इंडिविजुअल्स को नहीं होगा, सबको होगा जो वहाँ से गुजरेंगे। ठीक है, तो फ़ायदा हर किसी तक पहुँच रहा है, कोई राइवल इन कंजम्पशन नहीं है। कभी आपने नहीं देखा होगा कि कोई एक गाड़ी वाला दूसरे से लड़ रहा हो कि भाई आप यहाँ से नहीं गुजरेंगे क्योंकि मुझे वो स्ट्रीट लाइट उतनी नहीं मिल रही। ठीक है ना, मुझे लाइटनिंग फैसिलिटी वो नहीं मिल रही है। ऐसा कभी भी नहीं होता, हर किसी तक इक्वल वो बेनिफिट जा रहा है और ना आप किसी को एक्सक्लूड कर सकते हैं कि भाई तुम यहाँ से नहीं गुजर सकते क्योंकि तुमने इसके लिए पे नहीं करा। ठीक है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी जो है वो आपकी हाईवे नेटवर्क्स वगैरह, ये सारी जो है वो मिसाल हैं आपकी पब्लिक गुड्स की। ठीक है ना, आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों की। जो प्राइवेट गुड्स हैं, ठीक है ना, उनमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पाई जाएगी? उनमें ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएंगी। कौन कौन सी? राइवलरी, एक्सक्लूडिबिलिटी। सिंपल सी मिसाल लेते हैं, मैं मोबाइल फ़ोन लेने के लिए जाती हूँ मोबाइल शॉप पे, जो सेट मैं पसंद करूंगी और जो सेट मैं उठाऊंगी, अब उसका फ़ायदा उस मोबाइल फ़ोन के जो सेट है जो मैंने उठाया है, पिक करा है, उसका फ़ायदा सिर्फ मुझ तक लिमिट है। अगर उसके पास एक ही मोबाइल सेट रह गया था और वो मैं ले लेती हूँ तो अब कोई दूसरा नहीं ले पाएगा। ठीक है ना, तो जो यूनिट मैं कंज्यूम कर रही हूँ उस यूनिट का फ़ायदा सिर्फ मुझ तक लिमिट है। ऐसा नहीं है कि मेरे कंज्यूम करने से बाकी सबको भी फ़ायदा हो रहा हो। ठीक है ना, तो राइवल इन कंजम्पशन है। ठीक है ना, बेनिफिट लिमिटेड है। इसी तरीके से अगर मैं उस मोबाइल फ़ोन के लिए पे नहीं करती तो सेलर मुझे कभी वो मोबाइल फ़ोन लेकर जाने नहीं देगा।
तो एक्सक्लूडिबिलिटी इज पॉसिबल, अगर सेलर चाहे तो मुझे प्रिवेंट कर सकता है, रोक सकता है उस चीज़ की कंजम्पशन से। तो जितने भी प्राइवेट गुड्स हैं उनमें यही कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, ठीक है ना। अब उसमें आप कोई भी चीज़ ले लो, कोई भी चीज़ जो आप मार्केट से जाके परचेज करते हो वो सारी प्राइवेट गुड्स के अंदर आती हैं। क्या आपको वो पे किए बगैर एक्सक्लूड देने नहीं देगा, और ठीक है, और जो चीज़ जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उसका फ़ायदा सिर्फ आपको ही मिल रहा है, ठीक है ना। तो भाई मुझे बताइएगा आप लोगों भी के प्राइवेट और पब्लिक गुड्स का डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, अब एक लास्ट और आ जाता है आपके पास, उसे हम कह रहे हैं क्लब गुड्स। क्लब गुड्स किसे कह रहे हैं? कह रहे हैं क्लब गुड्स हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सक्लूडिबिलिटी। अच्छा, जब आप किसी भी चीज़ के अंदर ये देखें ना कि भाई इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है एक्सक्लूडिबिलिटी की, तो आपके जहन में आ जाना चाहिए भाई इस चीज़ की एक प्राइस है, और अगर आप पे नहीं करेंगे तो सेलर आपको वो चीज़ नहीं देगा, तभी एक्सक्लूडिबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक पाई जा रही है। लेकिन कह रहे हैं कि अभी हमने प्राइवेट गुड्स के अंदर पढ़ा कि प्राइवेट गुड्स क्या हैं जिनमें एक्सक्लूडिबिलिटी के साथ साथ जो है वो राइवलरी की कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन क्लब गुड्स के अंदर कह रहे हैं कि क्लब गुड्स ऐसे गुड्स हैं जिनमें एक्सक्लूडिबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक है, बट आर नॉन राइवल टिल अ पॉइंट वेयर कंजशन टेक्स प्लेस। एक पॉइंट तक इनकी कंजम्पशन क्या है? नॉन राइवल, यानी एक साथ बहुत सारे लोग जो है वो उसकी कंजम्पशन कर रहे होंगे, उसका बेनिफिट ले रहे होंगे, जब तक कंजस्शन ना होने लग जाए। कंजस्शन यानी एक जगह पर एक चीज़ की, नॉर्मली ये वो चीज़ें हैं जो कि क्लब गुड्स, अभी उनको क्लब गुड्स कह रहे हैं कि भाई वो एक ग्रुप जो है वो उनकी कंजम्पशन कर रहा है एक साथ। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट है, जैसे कि आप इसमें मिसाल ले लें सिनेमा हॉल्स। सिनेमा हॉल्स क्लब गुड्स की मिसाल में आते हैं। क्लब्स तो आएंगे ही, जो सर्विसेज कोई भी क्लब दे रहा होता है मेंबर्स को, उसकी भी एक लिमिट है ना। अगर मेंबर्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो जो किसी को भी फ़ायदा नहीं हो रहा होगा फिर। तो इसी तरीके से मैं अगर आपको दूसरी मिसाल दूँ, जैसे स्विमिंग पूल्स की हम मिसाल दे रही हूँ। स्विमिंग पूल जो है वो कभी एक बंदे के पूल है ना, वो किसी एक बंदे के लिए नहीं है, ठीक है ना। जाहिर है वो एक से ज़्यादा बंदों के लिए है, लेकिन जो है अगर उसकी भी एक लिमिट है ना। अगर स्विमिंग पूल्स में बहुत सारे लोग एक साथ आ जाएंगे तो फिर आपको कोई मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। आपका कोई फ़ायदा नहीं, हम बोलेंगे यार कुछ पता ही नहीं चल रहा, इतने सारे लोग भर दिए हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से सिनेमा हॉल्स की, सॉरी मैं मिसाल पहले दे रही थी, सिनेमा हॉल्स में भी यही है, एक लिमिट है। बहुत ओवर जो है वो लोग आप भर दोगे तो आपको कोई जो है ना वो बेनिफिट नहीं मिल रहा होगा, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा क्या चल रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से आप इसकी मिसाल जो है वो आप कह लें कि भाई एक वाईफाई सर्विस भी जो आपको मिल रही होती है वो भी बड़ी अच्छी मिसाल है इसकी, कि भाई एक टाइम पर आप बहुत सारे लोगों को वाईफाई पासवर्ड दे रहे होते हो, भाई तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, ठीक है ना। और सबका नेट चल रहा होता है, किसी को किसी से कोई मसला नहीं होता, नॉन राइवल एंड कंजम्पशन, कोई कंपटीशन नहीं है, किसी का बेनिफिट दूसरे की वजह से कम नहीं हो रहा। लेकिन उसकी भी एक लिमिट है ना। अगर एक घर में अचानक से 15 लोग वाईफाई पासवर्ड, वही वाईफाई पासवर्ड डालने और नेट यूज़ करने लग जाएं तो अब नेट स्लो होने लग जाएगा, ठीक है ना। किसी का नेट चल नहीं रहा होगा, किसी का कुछ मसला हो रहा है, ठीक है ना। अब आपका बेनिफिट दूसरे की वजह से कम होना शुरू हो गया है, यानी क्या होने लग गई है? कंजस्शन होने लग गई है। आप बोलोगे यार तुम अपना नेट बंद कर दो, मेरा नहीं चल रहा, ठीक है ना। तो जब तक कंजस्शन नहीं है आपको मसला नहीं है, आपको भी बेनिफिट मिल रहा है उस चीज़ से, दूसरे को भी मिल रहा है। लेकिन जब कंजस्शन होने लग जाएगी तो कंजम्पशन क्या हो जाएगी? राइवल। अब कंपटीशन आ गया है, अब बेनिफिट पे इफेक्ट आ रहा है आपके, ठीक है ना। तो आप चाहोगे भाई कुछ लोग जो हैं, जैसे मैंने मिसाल दी सिनेमा हॉल, कुछ लोग सिनेमा हॉल से निकाल दिए जाए भाई उनकी वजह से समझ में नहीं आ रहा, कुछ स्विमिंग पूल से निकाल दिया जाए तो कुछ समझ में आए बात, ठीक है ना। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो ग्रुप के अंदर जिनकी कंजम्पशन होती है और एक टाइम तक जो है वो पूरा ग्रुप उसको एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन अगर ग्रुप की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर कंजस्शन होने लग जाती है और फिर कंजम्पशन क्या हो जाती है? राइवल, ठीक है ना, कंपटीशन आ जाता है बीच में, ठीक है। तो ये भाई आपके पास 5 टाइप्स हैं गुड्स की ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन। कौन कौन सी? मैरिड गुड्स, डीमैरिड गुड्स, पब्लिक गुड्स,
प्राइवेट गुड्स एंड क्लब गुड्स। ये 5 टाइप्स जो हैं वो हमने डिस्कस करी हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंजप्शन। क्लियर है भाई, आगे बढ़े। अच्छा जी, अब हमारे पास इसी तरीके से टाइप्स ऑफ गुड्स की ही हम बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे हमने पहले कंजम्पशन की बेसिस पर बात करी थी, हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। इनकम की बेसिस पर हम गुड्स को 3 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, यानी वो गुड्स जिनका डायरेक्ट कनेक्शन हमारी इनकम के साथ है, ठीक है ना, उनको हम जो है वो 3 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है भाई, आपकी नॉर्मल गुड्स। अच्छा, नॉर्मल गुड्स अक्सर स्टूडेंट को पढ़ के समझ होता है कि भाई ये किसी गुड का नाम होगा, क्या होगा, नहीं। नॉर्मल गुड्स नॉर्मली वो गुड्स जिनको हम कह रहे होते हैं जिनका रिलेशन जो है वो नॉर्मली हमें दिखता है, यानी नॉर्मली इनकम का कंजम्पशन के साथ क्या रिलेशन हमें दिखता है। अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम बढ़ती है तो वो चीज़ों की डिमांड बढ़ा देता है, चीज़ों की कंजम्पशन बढ़ा देता है या कम कर देता है, बढ़ा देता है। क्योंकि भाई ये तो कॉमन सी बात है ना, नॉर्मल बात है कि भाई नॉर्मली क्या होता है कि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, हम ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड करने के काबिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, चीज़ों की कंजम्पशन बढ़ा देते हैं। ठीक है जी, तो हम कह रहे हैं कि नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेज एज द इनकम इंक्रीजेज। इनकम बढ़ने से जिन चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है उनको हम नॉर्मल गुड्स कहते हैं, ठीक है ना। और नॉर्मली ऐसा ही होता है, ज़्यादातर गुड्स में क्या होता है, जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम उन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करने लग जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन कह रहे हैं कि भाई रुक जाएं। अच्छा, ये आगे ना कुछ और बातें भी लिखी हुई हैं रिलेटेड टू इनकम इलास्टिसिटी, ये अभी हम इग्नोर करेंगे क्योंकि इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट चैप्टर 3 में आएगा, तो उस वक्त हम डिस्कस करेंगे कि भाई इनकम जो नॉर्मल गुड्स हैं उनकी इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिसिटी का मतलब ही नहीं पता अभी हमें। अच्छा, ये बात हमें समझ में आई। हमने बोला अच्छा ऐसे कौन से गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड हम इनकम बढ़ने से कम कर देते हैं, जिनको हम इनकम जब बढ़ती है तो उनको हम कम कंज्यूम करने लग जाते हैं, कि ये कौन से गुड्स होते हैं। तो उन्होंने बोला इसका इनको हम क्या कहते हैं, इन्फीरियर गुड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो भाई सेकंड हैंड चीज़ें, सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन किया करता था, ठीक है ना। मोबाइल सेट लेना है तो सेकंड हैंड ले रहा है, ठीक है, क्योंकि उसकी इनकम क्या है, कम है। तो जब इनकम कम होती है, जब इनकम कम होती है तो हम इन्फीरियर गुड्स की कंजम्पशन क्या करते हैं, ज़्यादा। जिनकी इनकम कम होती है वो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या करते हैं, ज़्यादा। और जब आपकी इनकम बढ़ती है तो फिर आप इन्फीरियर गुड्स लेंगे। अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है, आप अच्छी इनकम अर्न करने लग गए हो, तो फिर भी आप सेकेंड हैंड मोबाइल लोगे, फिर आप प्रेफर करोगे कि भाई न्यू मोबाइल सेट लूँ मैं, ठीक है ना। तो जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो क्या रिलेशन दिख रहा है यहाँ पे, हमें इनवर्स रिलेशन दिख रहा है इनकम का इन्फीरियर गुड्स की डिमांड के साथ। रिलेशन इनवर्स है, नेगेटिव रिलेशन भी जिसको कहते हैं, कि भाई इनकम बढ़ने से हम इन चीज़ों की डिमांड कम कर रहे हैं और इनकम कम होने से ज़्यादा कर रहे हैं। इस तरीके से इन्फीरियर गुड्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स बाय करने जाते हो, उसमें भी आपको एक क्वालिटी इन्फीरियर दिखती है, ठीक है ना। रखी भी होती है ना, किन के लिए रखी हुई है, उनके लिए रखी हुई है जो कि बेहतर क्वालिटी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जिनकी इनकम कम होती है वो उन चीज़ों को ले रहे होते हैं जो सस्ती चीज़ें होती हैं, थोड़ी सी इनकी क्वालिटी इन्फीरियर होती है। और जिनकी इनकम ज़्यादा होती है वो ऐसी चीज़ों की डिमांड कर रहे होते हैं जो बेहतर चीज़ें होती हैं, नॉर्मल गुड्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से बहुत सारी मिसाल हो सकती है। आप बहुत सारी चीज़ों को दूसरे से इन्फीरियर कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि आप बाई ट्रेन ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो नॉर्मली जो है वो लोग क्या इकोनॉमी क्लास से जा रहे होते हैं, पर अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप इकोनॉमी क्लास से नहीं जाएंगे, फिर आप बिज़नेस क्लास पे आ जाएंगे, ठीक है ना।
तो इकोनॉमी क्लास इस लिहाज से इन्फीरियर गुड है। इन्फीरियर गुड्स वो सारे गुड्स हैं जिनकी इनकम बढ़ने से आप उनकी कंजम्पशन कम कर दो। भाई पहले क्योंकि इनकम कम थी तो मैं ये वे यूज़ किया करता था या ये चीज़ ख़रीदा करता था, अब इनकम अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ गई है तो अब मैंने इसको छोड़ के ये चीज़ ख़रीदना शुरू कर दी है। तो जब इनकम बढ़ने से जिन चीज़ों की कंजम्पशन आप कम कर रहे हो, छोड़ रहे हो, वो चीज़ें इन्फीरियर गुड्स हैं, ठीक है ना। और इनकम बढ़ने से जिन चीज़ों की कंजम्पशन बढ़ा रही हो वो नॉर्मल गुड्स हैं। समझ में आ रही है ना बात? मुश्किल बात तो नहीं है ये। वो ऐसी देखो, ये अभी तक आपको वो सारी बातें दिख रही हैं जो कि हमें अपनी इकोनॉमी में दिखती हैं, हमारे बिहेवियर का पार्ट है। जैसे कि रॉबिन्स ने कहा था कि भाई इकोनॉमिक जो है वो स्टडीज़ द ह्यूमन बिहेवियर, तो ये ह्यूमन बिहेवियर है। आपकी इनकम बढ़ने से आप किस चीज़ की डिमांड बढ़ाते हो, किस चीज़ की डिमांड कम करते हो, ये बिहेवियर है ना इंसान का, ठीक है। ये कोई दूसरी दुनिया की बातें नहीं है। अच्छा, नॉर्मली ये रिलेशन है। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि भाई एक और कैटेगरी आती है, उसको हम कहते हैं सुपीरियर गुड्स। सुपीरियर गुड्स का वैसे तो इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन ही है, जस्ट लाइक नॉर्मल गुड्स, लेकिन क्या कह रहे हैं, दे कैन बी टेकन एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नॉर्मल गुड्स। ये नॉर्मल गुड्स की क्या है, एक्सट्रीम फॉर्म है। एक्सट्रीम फॉर्म क्यों है कि हर इनकम लेवल का बंदा इन चीज़ों को कंज्यूम नहीं कर सकता। ये वो गुड्स हैं जो आपकी इनकम, जब आपकी इनकम बहुत ज़्यादा एक लेवल को क्रॉस करती है तो आप एक लार्जर प्रोपोर्शन इस पर खर्च कर रहे होते हैं। इनमें नॉर्मली लग्जरीज आ जाती हैं, आपकी लग्जरी कार्स वगैरह हर कोई नहीं अफोर्ड करेगा इनको, ठीक है ना। और ना हर लेवल की इनकम बढ़ने से आप इन चीज़ों को ख़रीदने के काबिल होंगे। तो कह रहे हैं इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज अ लग्जरी गुड दैट इज़ नॉट बॉट बिलो अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम। यानी एक लेवल ऑफ इनकम से ज़्यादा सर्टेन लेवल ऑफ इनकम रिक्वायर्ड है इनको ख़रीदने के लिए। उससे कम अगर आपकी इनकम होगी तो आप इनको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो हैं तो ये नॉर्मल गुड्स ही, क्योंकि इनकम बढ़ने से ही आप सुपीरियर गुड्स की तरफ जाओगे, लेकिन एक ख़ास इनकम लेवल की रिक्वायरमेंट है इसमें, ठीक है ना। एक बंदे की इनकम जो है वो 50,000 से 80,000 हो जाती है तो वो लग्जरी गुड्स नहीं अफोर्ड करना स्टार्ट कर देगा अचानक से, ठीक है ना। उसके लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम रिक्वायर्ड है। तो ये 3 कैटेगरीज हैं गुड्स की ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। इसमें अगर आपको कुछ नोट करना है, कोई पॉइंट ऐसा, अच्छा मैंने आपको बोल दिया कि जो इलास्टिसिटी से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं आप उनको अभी इग्नोर करिएगा, ठीक है ना। वो हम समझेंगे, ज़रूर समझेंगे, लेकिन वो हम समझेंगे चैप्टर 3 के अंदर, ठीक है ना। अभी क्योंकि हमने इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं समझा हुआ तो उस पर टाइम से वेस्ट करने वाली बात हो जाएगी। डन। आरती जी, मैं पीडीएफ अब भेज दूंगी क्योंकि हमारी 3rd क्लास है आज, तो आप लोगों को नोट भी करना होगा ये सब। इंशाल्लाह मैं आज आप लोग को इस जो स्लाइड्स हैं उनका पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूंगी, ठीक है। मीनवाइल आप लोग बुक की रीडिंग करते रहें। ये मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई स्लाइड्स तो एक कह लो कि आप मैंने बिल्कुल उसको जो है ना वो एक समरी के तौर पे बनाया हुआ है ना। तो आप तो अभी कोशिश करें, अगर आपको स्लाइड्स नहीं अभी मैंने दी हैं तो आप बुक तो रीड करें ना। बुक मैंने ये इनमें से कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं लिखी है। रीज़न ये है कि पहले तो अगर ऐसा पेपर होता है ना इसमें थ्योरी आनी हो और उसमें आपको क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन लिखनी हो, उसमें रिक्वायरमेंट होती है वो, उस पर उसके लिए मैंने पूरी बुक बनाई हुई थी अपनी इकोनॉमिक्स की, जिसे वो पहले नोट्स की फॉर्म में। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि आईकैप अपनी बुक में से कोई लाइन उठा के दे देता है अक्सर। तो आईकैप की ही वर्डिंग्स जो हैं
उनको कॉपी करना ज़रूरी है। अच्छा, आईकेप की बुक भी अगर आपके पास नहीं है और आपको नहीं समझ में आ रहा कहाँ से मिलेगी, वो मैं अभी आपको फॉरवर्ड कर देती हूँ फ़ौरन से। जो आप लोगों का एक बैच है ना अनरजिस्टर्ड वाला, मैं उस पर ही फॉरवर्ड कर देती हूँ ताकि सबको ही मिल जाए। जी, ये मैंने बस मैं फॉरवर्ड कर दी है, ये आप लोगों के पास अभी विद इन फ्यू सेकंड्स आपको रिसीव हो जाएगी। लोड हो रही है अभी। ठीक है, ये बस नेट थोड़ा स्लो है। तो आप लोग जो है ना वो बुक से रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं और प्रेफरेबल यही है कि आप बुक की रीडिंग करें, ठीक है ना। स्टार्ट से ही स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ में लग जाते हैं कि बस समरी मिल रही है तो क्या इतनी बड़ी बुक को जो है वो रीड करें, हम बस यही स्लाइड्स रीड कर लेते हैं। और मुझसे क्वेश्चन होना शुरू हो जाते हैं कि मिस अगर बस स्लाइड रीड कर ले तो हो जाएगा ना पेपर पास, कोई बुक रीड करना ज़रूरी तो नहीं है। तो भाई देखिए, एक टीचर कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करेगा शॉर्टकट, ठीक है। शॉर्टकट बहुत मजबूरी में रिकमेंड किए जाते हैं किसी भी टीचर की तरफ से जब बहुत आपके पास कम टाइम होता है, ठीक है। तो अभी तो आपका जो है ना वो सेशन स्टार्ट हुआ है, तो अभी तो आप कोशिश करें कि शॉर्टकट्स पे ना जाएं। जितना भी आपके पास स्टार्टिंग में तो टाइम ही टाइम है, क्लासेस बहुत गैप गैप से हो रही होती हैं, ठीक है, और इतना बर्डन भी नहीं होता। तो स्टार्टिंग में तो आप जो है वो बुक की तरफ ही रीडिंग की तरफ जाएं। एंड में आप देखिएगा कि भाई अगर आप कम टाइम है और करना है तो फिर चलें, आपने स्लाइड्स रीड कर ली। क्या मसला है? अच्छा, ये आ गई है आपके पास, ओपन हो रही है? ये मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, मैंने सेंड कर दी है। ठीक है ना। चलें, तो ये आपको रिसीव हो गई है, तो इससे आप लोग रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं जिनको अभी तक जो है वो बुक जिनके पास नहीं थी पीडीएफ के फॉर्म में। चलें जी, आगे चलते हैं। अच्छा, आज हमारा टारगेट ये था कि हम जो है वो चैप्टर 1 के जो जितने हमने कहा था भी हाफ़ करेंगे हम चैप्टर 1 को, तो वो हाफ़ हम आज कर लें ताकि जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें फिर हम चैप्टर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है डिवीज़न ऑफ लेबर एंड इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन, ठीक है ना। डिवीज़न ऑफ लेबर एंड इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पढ़ के थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आप लोगों के, भाई डिवीज़न ऑफ लेबर से क्या मतलब है। डिवीज़न ऑफ लेबर से मतलब ये है कि किसी भी वर्क प्रोसेस को आप नंबर ऑफ टास्क में सेपरेट करें,
कोई भी काम होता है, किसी भी किस्म का काम है, उसको आप डिवाइड करें इनटू नंबर ऑफ टास्क, ठीक है, और फिर हर टास्क को सेपरेट पर्सन को असाइन करें। और किस पर्सन को असाइन करें? जो उस काम को करने में बेस्ट हो, ठीक है। वैसे तो डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप एक बंदे को एक काम असाइन कर देंगे, वो उस काम को करते करते भी एक्सपर्ट हो जाएगा अगर वो नहीं भी होगा तो, क्योंकि एक काम को जब आप रिपीटेडली करते हैं तो फिर आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको मिसाल दूँ कि भाई अब एसटीटी ने डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं ना सीए के अंदर जो ऑफर किए गए और जो पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। अगर एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाए तो आपको क्या लगता है क्या प्रोडक्टिविटी होगी? एक इंसान हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता, ठीक है ना। उसके हर इंसान, हर इंडिविजुअल के कुछ एरियाज़ होते हैं कि भाई इसमें एक्सपर्ट है, ये चीज़ की बहुत अच्छी है, ठीक है। हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता हर बंदा, तो तभी हर बंदे को वो सब्जेक्ट दिया गया जो उसमें एक्सपर्ट है, ठीक है ना। अब एक बंदा जिसने सीए किया हुआ है और सीए करने के बाद वो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, मैं उस पर बात नहीं करती कि क्या कहते हैं वो बहुत बुरा पढ़ाएगा, अच्छा पढ़ा सकता है, लेकिन आप सोचें कि उसकी स्पेशलिटी नहीं है उसमें। सीए में उसने एक ही दफ़ा इकोनॉमिक्स का कोर्स पढ़ा है, इंटर में वो एक ही दफ़ा इकोनॉमिक्स पढ़ के आ रहा है, इंटर, और आपको पता है इंटर लेवल की इकोनॉमिक्स क्या होती है, ठीक है ना। तो एक बंदा जिसकी जिस सब्जेक्ट से स्पेशलिटी नहीं है, आप उससे वो काम करवाओगे तो ज़ाहिर है वो प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएगा। तो डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट ये है कि एक वर्क प्रोसेस को आप नंबर ऑफ टास्क में डिवाइड करें कि भाई ये हम सर्विस प्रोवाइड करें सीए की, ठीक है ना। इसमें हमने सब्जेक्ट्स वाइज उसकी डिवीजन कर दी और हर सब्जेक्ट को सेपरेट बंदे को असाइन कर दिया, ठीक है ना। अब इसी तरीके से यहाँ पे एक मिसाल ले रहे हैं कि थोड़ा सा जो है वो फॉन्ट आपका छोटा है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। कह रहे हैं जैसे कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ टेबल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टास्क, ठीक है। एक टेबल बनाने के जो प्रोसेस है उसमें डिफरेंट टास्क आ जाते हैं, जैसे कि वो मिसाल दे रहे हैं कि भाई कटिंग द वुड, लकड़ी काटना, असैम्बल द टेबल, ठीक है, ज़ाहिर है आप टेबल बनाओगे, फिर पॉलिश द टेबल एंड डिलीवर्स द टेबल इन द मार्केट। तो एक ही काम है टेबल बनाने का, उसको आपने 4 टास्क में डिवाइड कर दिया और हर टास्क सेपरेट पर्सन को असाइन कर दिया, ठीक है ना। कह रहे हैं कि भाई व्हेन प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड अमंग डिफरेंट वर्कर्स अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट एंड स्किल्स, ठीक है। एक बंदा है जिसको लकड़ियाँ काटना बहुत अच्छी आती है, एक बंदा है जो पॉलिश करने में बहुत महारत रखता है, तो हर बंदे को आपने उसकी स्किल्स और टेस्ट के लिहाज से काम दिया। एंड तो वो क्या कह रहे हैं, जब आप ऐसा करोगे द वर्कर्स एंड बिजनेसेस कैन प्रोड्यूस रिलेटिवली मोर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, यानी इसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे आएगा? आउटपुट पे, प्रोडक्टिविटी पे, कि बिजनेसेस की और वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट अब वो पहले से ज़्यादा बनाने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपने एक ही बंदे से आप सारा काम नहीं ले रहे हो। अच्छा, कह रहे हैं कि भाई इससे क्या, ऐसा क्यों होगा और इसके और क्या बेनिफिट्स हैं जो डिवीजन ऑफ लेबर से हमें मिल सकते हैं। ये टॉपिक जो है वो डायरेक्टली तो हो सकता है इतना इंपॉर्टेंट ना हो पेपर पर्सपेक्टिव से, लेकिन आगे कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे जिनमें ये यूज़ होगा, तो इसको ज़रा अच्छे से समझिएगा। कह रहे हैं स्पेशलाइजेशन अकर्स व्हेन वर्कर्स यूज स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड नॉलेज फॉर कंप्लीटिंग स्पेसिफिक असाइन टास्क। जब आप एक काम को अपनी उस जो आपकी जिस चीज़ में स्किल्स है और नॉलेज है उस काम को उसको यूज़ करते हुए आप एक काम करते रहोगे तो स्पेशलाइजेशन जो है वो क्रिएट होगी। स्पेशलाइजेशन से क्या फ़ायदा होता है? स्पेशलाइजेशन इंक्रीजेज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी एज ईच वर्कर परफॉर्म्स द सेम टास्क रिपीटेडली विच मेक्स दैम हाईली स्किल्ड इन अ पर्टिकुलर टास्क। तो वो बात हो गई कि भाई एक काम आप रिपीटेडली करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो आपकी स्किल्स और ज़्यादा पॉलिश होंगी और आप उसमें जो है वो महारत हासिल कर लोगे। सेकंड, कह रहे हैं नो टाइम इज़ वेस्टेड मूविंग फ्रॉम वन टास्क टू अनदर। भाई ये भी करना है, वो भी करना है, फलां भी करना है, एक ही जगह दिमाग लगा हुआ है आपका, यही काम है, यही करना है, तो टाइम नहीं वेस्ट हो रहा है एक टास्क से दूसरे टास्क पे जाने का। स्पेशलाइजेशन डिक्रीजेस कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। कह रहे हैं
स्पेशलाइजेशन से क्या होता है, पर यूनिट कॉस्ट कम होना शुरू हो जाती है। देखो अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में ये बात आती है कि भाई अगर एक कंपनी एक नॉर्मल बंदे को रख रही है और दूसरी तरफ एक कंपनी ऐसे बंदे को रख रही है जो एक्सपर्ट है, ठीक है, दोनों की सैलरीज में फ़र्क होगा। ठीक है, जो एक नॉर्मल बंदा है जो इतना एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है, बस काम करना आता है उसको उसको आप कम सैलरी दे रहे होगे, और जो आप एक्सपर्ट रखते हो आप उसको ज़्यादा सैलरी दे रहे होगे। तो अक्सर स्टूडेंट के जहन में ये बात आती है कि कॉस्ट तो ज़्यादा होनी चाहिए, एक्सपर्ट कम कॉस्ट तो नहीं लेगा, एक्सपर्ट तो कॉस्ट भी तो बढ़ेगी। बात ये कि टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो टोटल कॉस्ट तो बिल्कुल ज़्यादा होगी, लेकिन जो बिग फर्म्स हैं वो हमेशा एक्सपर्ट से क्यों क्यों रख रही होती हैं, उनकी कॉस्ट भी तो ज़्यादा हो रही होती है उससे, तो एक्सपर्ट्स क्यों रखती हैं, क्योंकि कॉस्ट के मुकाबले में जो प्रोडक्टिविटी है वो और ज़्यादा स्पीड से बढ़ती है आपकी। एक एक्सपर्ट के प्रोडक्टिविटी में और एक नॉर्मल बंदे की प्रोडक्टिविटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो जब एक एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा तो आपकी जो कॉस्ट है ओवरऑल वो ज़्यादा आउटपुट में डिवाइड होने की वजह से क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट कम आने लग जाएगी। जैसे मैं आपको मिसाल दूँ कि भाई एक बंदा है जिसको आपने 1 लाख पे रखा, ठीक है, और वो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे रहा है, तो वो जितनी भी प्रोडक्टिविटी दे रहा है आप उस प्रोडक्टिविटी से उसको डिवाइड करेंगे उसकी कॉस्ट को, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं 500 से डिवाइड करती हूँ, भाई वो 500 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है पर मंथ, ठीक है ना, तो ये 1 लाख की कॉस्ट 500 यूनिट में डिवाइड होने के बाद पर यूनिट कॉस्ट बहुत कम आ जाएगी, 200 आई थिंक आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो प्रोडक्टिविटी जितनी बढ़ती जाती है पर यूनिट कॉस्ट उतनी कम होती जाती है, तभी तो भाई जो बिग फर्म्स हैं वो इतना प्रॉफिट कमा रही होती हैं, हालांकि वो एक्सपर्ट रख रही हैं, ठीक है ना, तो उनकी कॉस्ट तो ज़्यादा आनी चाहिए, तो टोटल कॉस्ट तो ज़्यादा आ रही होती है लेकिन पर यूनिट कॉस्ट कम आ रही होती है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी भी तो बहुत हो रही होती है। तो जितना ज़्यादा आप आउटपुट प्रोड्यूस करते हो आपकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट उतनी क्या होनी शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं डिवीजन ऑफ लेबर लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये वही वाला पॉइंट है भाई कि आप एक लेबर से एक ही काम करवाओगे तो स्पेशलाइजेशन क्रिएट होगी। और इस्टेब्लिशिंग डिवीजन ऑफ लेबर अलाउ पीपल टू डू स्पेसिफिक टास्क, जिसमें वो क्या हो, अच्छे हों उस काम को करने में, क्योंकि भाई कहा जाता है, एक फेमस सेइंग है कि अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज मास्टर ऑफ नन। एक बंदा जो कहता है भी मैं हर काम कर सकता हूँ वो किसी एक चीज़ में मास्टर नहीं होगा फिर, ठीक है ना। अच्छा, जो 5th पॉइंट है उसको आप लोग पढ़िएगा, पहले ख़ुद से पढ़ें और फिर देखें कि आपके ख़्याल से इस पॉइंट को डिवीज़न ऑफ लेबर में शामिल करने का क्या मकसद हो सकता है। अभी तक हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे थे, हम इंडिविजुअल्स की स्किल्स के हवाले से बात कर रहे थे कि जिस इंडिविजुअल की जिस चीज़ में स्किल्स हो आप उससे वो काम करवाओ। अब हम यही बात कंट्री लेवल पे कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जिस तरीके से हर इंडिविजुअल हर काम करने में महारत नहीं रखता, ऐसे ही हर कंट्री हर चीज़ प्रोड्यूस करने में जो है ना उसका एडवांटेज नहीं है। कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब क्या है, आपको उस चीज़ में कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल होता है जिस चीज़ में आपकी जो है आप फॉर एग्जांपल भाई कोई एक क्रॉप है, ठीक है, जिसमें आपको ज़्यादा बारिशें चाहिए, ठीक है, आपको कोई रिक्वायर्ड टेम्परेचर है कि भाई ऐसा टेम्परेचर होगा,
ठीक है ना, यानी थोड़ा सा आपको टेम्परेचर ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है भाई, कुछ चीज़ होती है ना भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा पीक पे जाएगी, जैसे आपकी जो है वो मैंगो है, मैंगो कभी भी सर्दी में नहीं प्रोड्यूस हो सकता, उसके लिए अच्छी खासी हीट रिक्वायर्ड होती है कि फिर वो उसकी प्रोडक्शन प्रॉपर हो पाती है। तो वो कंट्रीज़ जिनमें ऐसा टेम्परेचर ही नहीं है, जो कि जो है वो 10-12 से आगे ही नहीं बढ़ते हैं, ठीक है, तो ऐसे कंट्रीज़ में उस चीज़ की जो है ना वो क्रॉप ग्रो हो ही नहीं सकती है। मतलब क्रॉप तो नहीं है बेसिकली वो कोई, लेकिन ये कि वो चीज़ ग्रो ही नहीं हो सकती। तो हर चीज़ के लिए एक रिक्वायर्ड कंडीशंस चाहिए होती हैं। इसी तरीके से भाई किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए फलां टेक्नोलॉजी चाहिए। अगर आपकी कंट्री में वो टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप वो चीज़ प्रोड्यूस करोगे भी तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगी, आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। तो कंपैरेटिव एडवांटेज हर कंट्री को उस चीज़ में हासिल होता है जिसमें उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में क्या आ रही हो, कम आ रही हो। उसमें हम कहते हैं भाई इस कंट्री को इस चीज़ को प्रोड्यूस करने में कंपैरेटिव एडवांटेज है। तो कह रहे हैं हर कंट्री हर चीज़ नहीं प्रोड्यूस कर सकता और हर कंट्री हर चीज़ को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। उसको वो चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए और एक्सपोर्ट करनी चाहिए जिसमें उसको कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल है, जिसमें उसकी कॉस्ट कम आ रही है। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल वही बात है जो हमने इंडिविजुअल लेवल पे करी कि हर इंडिविजुअल हर काम नहीं कर सकता। ठीक है, ये बिल्कुल वही बात उन्होंने कंट्री लेवल पे करी है। चलें जी, अगर आपका कंट्री वो चीज़ प्रोड्यूस करेगा जिसमें उसको महारत हासिल नहीं है, जिसमें जो रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं, जो रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है, वो जो रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं वो नहीं है इतने, तो फिर उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। ठीक है, और अगर वो चीज़ प्रोड्यूस करेगा जिसमें उसकी जितनी भी रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं वो सारे उसके पास हैं तो उसकी कॉस्ट कम आएगी। ठीक है ना, तो ये वही स्पेशलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है। जब फिर आपके पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है कैपिटल फॉर्मेशन एंड इट्स स्टेजेस। कैपिटल फॉर्मेशन का दूसरा नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होती है, इन्वेस्टमेंट के थ्रू होती है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या, हमें कैपिटल का तो मतलब पढ़ के आ रहे हैं ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। कैपिटल किसे कहते हैं, मैन मेड गुड्स यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसी चीज़ें जो इंसान ने बनाई हैं और उसके थ्रू वो दूसरी चीज़ें प्रोड्यूस करता है उनको आप कैपिटल कहते हैं। इसमें हमने बोला था मशीन्स, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, कैपिटल का फॉर्म होना, कैपिटल में एडिशन होना, यानी कंट्री का जब कैपिटल स्टॉक बढ़ता है, ठीक है, मोर फैक्ट्रीज बन रही हैं, मोर मशीन्स जो हैं वो आपकी जो है फॉर्म हो रही हैं, तो हम बोलेंगे कि भाई इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है। अच्छा, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, कैपिटल स्टॉक बढ़ाने के लिए क्या चाहिए होती है, इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है ना, पैसा चाहिए। अब कह रहे हैं पैसा कहाँ से आता है, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहाँ से आएगा, कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होती है। इन्होंने बोला कि भाई इसके 3 स्टेजेस हैं। नंबर 1 कह रहे हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन के लिए किसी भी कंट्री में जो पहली चीज़ रिक्वायर्ड है वो है सेविंग। भाई 2 लोग होते हैं, एक वो बंदा होता है जिसकी इनकम में से कुछ पार्ट बच जाता है और वो सेव कर लेता है। ठीक है ना, अब मैं हूँ, मेरी इनकम का एक पार्ट बचता है, मैं उसको सेव करती हूँ कहाँ, मैं बैंक में जाके लेट से सेव कर देती हूँ। बैंक को आप यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई कैपिटल मार्केट है। ठीक है ना, कैपिटल मार्केट में स्टॉक मार्केट भी आ जाती है, आप शेयर्स बाय कर लो, ये आपकी सेविंग है। हालांकि हम शेयर्स खरीदने को इन्वेस्टमेंट कहते हैं लेकिन इकोनॉमिक्स में वो सेविंग है। ठीक है ना, अब आपने जिन पैसों से शेयर खरीद लिया या बैंक में जमा करवा लिया, अब उन पैसों का क्या होगा, बैंक में वो पैसा रखा हुआ नहीं होता, फिर इन्वेस्टर आता है बैंक के पास, बोलता है भाई मुझे फैक्ट्री बनानी है अपनी, मुझे मशीन चाहिए, मुझे उसके लिए इतने पैसे चाहिए, इतनी इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे पैसा चाहिए। तो बैंक क्या करता है, उसको वो पैसे दे देता है। तो आपका पैसा जो आपने सेविंग की फॉर्म में रखा, वो पैसा मोबिलाइज हुआ कैपिटल मार्केट में, और कैपिटल मार्केट से वो किन के पास गया, उन इन्वेस्टर्स के पास जो जिनको इन्वेस्टमेंट करना था, जिनको कैपिटल फॉर्मेशन करनी थी, उनके पास चला गया। तो ये 3 स्टेप्स हैं। ऐसी इकोनॉमी जिसमें सेविंग बहुत कम होती है, वहाँ फंड्स ही कम होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। जितना ज़्यादा आप सेविंग होती है उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स कहाँ से आते हैं, सेवर्स के पास से ही आते हैं ना। ठीक है, वो सेवर जो बैंक में रख रहे हैं, जो शेयर्स खरीद रहे हैं, जब आप शेयर खरीदते हैं तो आपका पैसा जो है शेयर्स के थ्रू फर्म्स के पास जा रहा होता है, कंपनीज़ के पास जा रहा होता है, जिससे वो क्या करती हैं, फिर इन्वेस्टमेंट करती हैं आगे।
ठीक है जी। तो ये कैपिटल फॉर्मेशन की स्टेजेस हैं। क्लियर है? कोई मुश्किल बात तो नहीं लग रही है इसमें? समझ में आ गया सबको कि भाई इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा आता कहाँ से है? अच्छा, फिर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है आपके पास स्कार्सिटी का, जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, जस्ट मैंने एक स्लाइड ऐड कर दी थी, बट वी ऑलरेडी नो कि भाई स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जस्ट इसको रीड कर लीजिएगा। ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। और जैसे कि मैंने आपसे शायद पहले भी ये बात करी थी कि इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं कि देयर इज़ नो फ्री लंच। आपके हर डिसीशन की कोई ना कोई कॉस्ट होती है जो आपको बेयर करनी पड़ती है, और उसे हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी कॉस्ट को कह रहे हैं? द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट फॉरगॉन और सैक्रिफाइस। बेसिकली जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, मैं आपको इसकी मिसाल ऑलरेडी बहुत दफ़ा दे चुकी हूँ कि भाई आप अपने टाइम की आपकी कॉस्ट है, आप इस टाइम क्लास ले रहे हैं, हर इंडिविजुअल की, हर स्टूडेंट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिफरेंट हो सकती है दूसरे से। एक से मैं पूछूं तो हो सकता है वो बोले कि भाई इस वक्त मैं अगर क्लास नहीं लेता तो मेरा सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेट, एक होता है ना बहुत सारे, मैं ये नहीं करता, अच्छा ये करता, ये नहीं करता तो ये नहीं करता, सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में नहीं कंसिडर हो रही। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि ये काम ना करते तो नेक्स्ट काम क्या करते, और उस काम को करने की ना करने की वजह से जो कॉस्ट आप बेयर कर रहे हो वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इस काम को करने की। यानी क्लास लेने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? वो चीज़ जो आप करना चाहते थे क्लास ना लेते तो। अब एक बंदा हो सकता है वो बोलता कि भाई मैं इस टाइम जो है ना वो सोता, ठीक है ना, तो एक अच्छी नींद जो वो हासिल कर सकता था वो उसकी क्लास लेने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्या वो नहीं मिल पाएगी उसको? एक बंदा हो सकता है बोले कि नहीं, अगर मैं क्लास नहीं लेता तो मैं क्या करता, जॉब करता, तो जॉब करने पे जो उसको सैलरी मिल सकती थी वो क्लास लेने की वजह से अब उसको नहीं मिल सकती, वो सेक्रीफाइस कर रहा है। एक बंदा हो सकता है बोलता अगर मैं क्लास नहीं लेता तो मैं फैमिली में के साथ टाइम स्पेंड करता, वो नहीं कर पाएगा। तो हर बंदे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिफरेंट होती है। आपने जिस चीज़ पे फोकस करना है वो ये कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो उस पर जो आपकी कॉस्ट आ रही है वो मॉनेटरी टर्म में भी हो सकती है, नॉन मॉनेटरी टर्म में भी हो सकती है, उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह रहे हैं। आपके डिसीजन की कॉस्ट अगर गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर पे लगाएगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे उतना नहीं लगा पाएगी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सफ़र करेगा, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसकी। अगर हाउस होल्ड के पास इनकम है, उसको दो चीज़ें दी जाती है, जैसे मैंने कहा कि भाई मैं पिज़्ज़ा और बर्गर, दो ऑप्शंस है मेरे पास, मैं दोनों एक साथ नहीं कंज्यूम कर सकती, इतने पैसे नहीं हैं। अगर मैं पिज़्ज़ा कंज्यूम करूँगी तो बर्गर कंज्यूम ना करने की जो है कॉस्ट है वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। एज अ फर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि भाई फर्म चाहती है जितनी ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करें उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन इतने फैक्टर्स नहीं हैं, लिमिटेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो अगर एक चीज़ प्रोड्यूस कर रही है तो दूसरी चीज़ को प्रोड्यूस करने में जो प्रॉफिट हो सकता था वो सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो हर इकोनॉमिक एजेंट अपने डिसीजन मेकिंग करते हुए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर कर रहा होता है कि वो एक काम करते हुए जो दूसरा बेस्ट ऑल्टरनेट है जो वो सेक्रीफाइस कर रहा है वो उस काम को करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है।
मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ऐड करी है, लास्टली बस आप इस पिक्चर को देख लीजिए तो आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कह रहे हैं भाई जॉन स्टडीज़ ऑल नाइट फॉर एग्ज़ाम। भाई एक बच्चा है जो पूरी रात एग्ज़ाम के लिए पढ़ता है। नेक्स्ट डे जॉन इज़ वेरी स्लीपी ऑब्वियसली, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई पूरी रात पढ़ने की? अ गुड नाइट स्लीप। जो उसने सेक्रीफाइस करी वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है पूरी रात पढ़ने की। ठीक है जी। तो इसके बाद वाली स्लाइड में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ आप लोगों को, तो जस्ट इसको रीड कर लीजिएगा कि हाउस होल्ड फर्म्स और गवर्नमेंट कैसे अपने डिसीजन मेकिंग में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस कर रहे होते हैं। तकरीबन ये 19 स्लाइड्स बनती हैं, कि मैं आपको सेंड कर दूँगी इंशाल्लाह आजकल में। बाकी आप बुक जब रीड करें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तक का कॉन्सेप्ट आपने रीड करना है, ठीक है, सारा का सारा, ठीक है। तो यहाँ तक हम रखते हैं आज, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी ऑफ कर रही हूँ, रीज़न ये है कि अगर मैं चैप्टर 2 स्टार्ट करूँगी तो ज़ाहिर है वो उसके लिए इतना टाइम नहीं है न्यू चैप्टर स्टार्ट करने के लिए, तो हम इसको यहीं तक ही रखते हैं, ठीक है जी। इससे रिलेटेड कुछ MCQs हैं, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी आप लोगों से। तो सॉरी, ये तो मैंने चैप्टर 2 के ओपन कर लिए हैं। चैप्टर 1 के अभी तक हमने जितने कॉन्सेप्ट करे हैं उससे रिलेटेड थोड़े ज़्यादा MCQs नहीं आते, लेकिन मैंने फिर भी अच्छे खासे आपके सामने ऐड करे हुए हैं, तो ये भी मैं आपको अभी भेज दूँगी। इसमें से तकरीबन आप 63 MCQs कर सकते हैं। 1 से लेकर 63 तक आप जा सकते हैं, क्योंकि हमने हाफ सेक्शन करा है। 63 तक आप इन MCQs को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फाइल तो मैं अभी आपको फ़ौरन सेंड कर देती हूँ, लेकिन पहले बुक रीड करिएगा प्रॉपर, और उसके बाद इन MCQs को आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। और फिर अगर किसी में कोई प्रॉब्लम आए, कोई समझ में ना आए, तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।